स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिमालयन सुनामी। जी हाँ दोस्तों, 2013 में उत्तराखंड में चोराबाड़ी लेक के आउटबर्स्ट और इन फ्लड्स की तबाही ने हमें फ्यूचर का ट्रेलर दिखा दिया है। सितंबर 2023 नॉर्थ सिक्किम में 5200 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड साउथ लोनाक लेक एक्सपीरियंस करती है ग्लॉफ यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। साउथ लोनाक लेक का फ्लडिंग का पानी चीरते हुए पहुंचता है तीस्ता रिवर पर बनी चुंगथांग हाइड्रो डैम पर, और इस फ्लड का प्रेशर ना झेल पाने की वजह से ये डैम ही फेल हो जाती है, जिसकी वजह से 46 लोगों की डेथ और 77 लोग मिसिंग हो जाते हैं। देखिए, जब एक ग्लेशियर का मेल्ट वाटर माउंटेन्स में ग्लेशियर डिपॉजिट्स जिन्हें मोरेन्स कहते हैं उनके द्वारा ब्लॉक हो जाता है तो ग्लेशियर लेक्स क्रिएट होती हैं, और जब इन लेक्स में एक्सेसिव पानी जमा हो जाता है तो ये मोरेन्स टूट जाते हैं और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एक्सपीरियंस की जाती है। और इसरो के डेटा के हिसाब से साउथ लोनाक लेक का सितंबर में नॉर्मल साइज 162.7 हेक्टेयर्स था, जो 4 अक्टूबर यानी कि फ्लडिंग के दिन आते आते 167.5 हेक्टेयर्स हो गया, और इस लेक का साइज इंक्रीज ही इस डेडली फ्लडिंग के पीछे का रीजन बताया गया। तो दोस्तों, ये एक और ट्रेलर था हिमालयन सुनामी का। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ सिक्किम में लोकेटेड इस लेक का साइज इंक्रीज क्यों हुआ, और इन हिमालयन लेक्स का बढ़ता हुआ साइज हमारे लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, और क्या इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम की साउथ लोनाक लेक का साइज एक्सेसिव रेनफॉल से इंक्रीज हुआ। आप सोचेंगे कि रेनफॉल ठीक है, एक्सेसिव रेनफॉल कहीं भी हो सकती है, लेकिन हिमालयाज में 4500 मीटर्स के ऊपर रेनफॉल नहीं बल्कि हमेशा स्नोफॉल देखने को मिलती है। और साउथ लोनाक लेक 5200 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, जहां कायदे से रेनफॉल होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां रेनफॉल हुई क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस रीजन का टेम्परेचर नॉर्मल से काफी हाई था। करंट डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में टेम्परेचर्स 1991 से 2020 के एवरेज की तुलना में 0.93 डिग्री सेल्सियस बढ़े हुए थे, और इसी एक्सेसिव रेनफॉल के कारण इस लेक का मोरेन फेल हुआ और फ्लडिंग की वजह से इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। लेकिन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कैसे करें? कंसिस्टेंट हार्ड वर्क आप तभी कर पाएंगे जब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट तब आएगा जब आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे। और इसलिए दोस्तों, स्टडी IQ सभी टॉपिक्स पे आपको क्रिस्टल क्लैरिटी देने के लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैच, जो अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि करोल बाग में ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, इन बैचेस में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एडमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RT Life का। मैं आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी इन बैचेस की लाइव क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो पर वापस आते हैं। आज रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के थर्ड पोल यानी कि हिमालयाज की लेक्स का साइज बढ़ रहा है, और लेक्स का साइज बढ़ना ये दर्शाता है कि हिमालयाज में ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इसरो के रीसेंट सैटेलाइट डेटा के हिसाब से 1984 से अभी तक 2431 हिमालयन लेक्स में से 676 लेक्स का साइज 1.5 से 2 गुना बढ़ चुका है, जिसके पीछे मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। हिमालयाज को गगनचुंबी पीक्स और एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स की वजह से वर्ल्ड का थर्ड पोल भी कहा जाता है, और इन्हीं ग्लेशियर्स से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की 3 मेजर रिवर सिस्टम ओरिजिनेट होती हैं, नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया के रिवर्स जैसे कि यमु दरिया और ईस्ट एशियन रिवर्स जैसे कि यांगसी भी ट्रांस हिमालयन रीजन और तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, और इसीलिए इन्हें वाटर टार्स ऑफ एशिया भी कहा गया है। और आज इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में ये वाटर टार्स खत्म होने जा रहे हैं, और आज हिमालय से आते फ्रेश वाटर पर करोड़ों लोग निर्भर हैं। साथ ही हिमालयस टेक्टोनिकली भी एक्टिव है, और साइंटिफिक कम्युनिटी ने ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के बारे में भी प्रिडिक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक पर एक स्टैंड अलोन वीडियो चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 6000 लाइक्स के। और इन सभी रीजंस की वजह से हिमालयास की बढ़ती लेक प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में हमें इफेक्ट करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसकी वजह से हमें ग्लॉफ जैसे डिजास्टर्स फेस करने पड़ सकते हैं। हेंस एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग 2050s में ग्लेशियर्स की एक्सेसिव मेल्टिंग की वजह से हमें और ज्यादा ग्लॉफ इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं।
साथ ही साथ ज्यादा मेल्टिंग से हिमालयन रिवर्स में हमें ज्यादा पानी भी देखने को मिलेगा। लेकिन 2090s आते आते ग्लेशियर्स की एक्सेसिव मेल्टिंग की वजह से इन रिवर्स में पानी कम होना शुरू हो जाएगा और फ्यूचर में ये नदियां विलुप्त भी हो सकती हैं। तो क्या हम ये सब होने से रोक सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हाईटेक जमाने में हमारे लिए क्या पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में ग्लेशियर्स के पास और ग्लेशियर से निकलती स्ट्रीम्स के अलोंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं, जो ग्लेशियर लेक्स के आउटबर्स्ट फ्लड्स की वार्निंग पहले ही लोगों तक पहुंचा दे। साथ ही ग्लेशियर लेक्स के मोरेन्स को स्टेबलाइज करने के लिए इंजीनियरिंग मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि इन ग्लेशियर लेक्स का प्रेशर रिलीज करने के लिए स्पिलवेज बनाए जा सकते हैं। साथ ही मीडियम टर्म में स्ट्रीम्स के अलोंग हम नेचुरल वेजिटेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं, जो कार्बन सिंक का काम तो करेगा ही, पर एक्सेसिव वाटर्स को भी सोखने में मदद करेगा। इसके साथ साथ ऐसी लेक्स और स्ट्रीम के आसपास रहने वाले लोगों को ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जा सकती है। वहीं लॉन्ग टर्म में हमें मेन इशू को रिजॉल्व करना होगा, जो है ग्लोबल वार्मिंग। हेंस पूरे वर्ल्ड को एक साथ अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करनी पड़ेगी। IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर 2050 तक भी सभी कंट्रीज नेट जीरो एमिटर्स बनती हैं, तब भी सन 2100 तक टेम्परेचर्स 1 से 1.8 डिग्रीज तक इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर ये एमिशंस कंट्रीज कंट्रोल करने में फेल हो जाती हैं और आज जैसा चल रहा है उसके हिसाब से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 2075 तक ट्रिपल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से 2100 तक टेम्परेचर्स 3.3 से 5.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकते हैं। और अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ते हैं तो हमारी दुनिया 6.7% ज्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस करेगी, जिसका मतलब है ज्यादा फ्लडिंग और रिलेटेड डिजास्टर्स। आज हमारे भारत ने भी अपने NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन क्या आपके हिसाब से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमारा ये प्रॉमिस सफिशिएंट है? और क्या अगर इंडिया अपने एमिशंस कम करता है तो दूसरे देश जैसे कि ब्राजील एंड चाइना भी अपने एमिशंस कम करेंगे? हेंस एमिशंस को कम करने के लिए सभी देशों को एकजुट होकर आना पड़ेगा और ज्यादा एमिशन रिडक्शन प्लेजेस करनी पड़ेंगी और उन्हें इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, जो आज के इस चार्ट सिनेरियो में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं लगता है। हेंस दोस्तों, लॉन्ग टर्म में हमें क्लाइमेट इंजीनियरिंग की तरफ देखने की जरूरत है, जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के थ्रू हम कार्बन एमिशंस को ऑफसेट कर सकते हैं और ऐसे आने वाले डिजास्टर्स को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर अपने विचारों को जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।